अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 2 विच इज़ अबाउट टू स्टडी हैंडलिंग ऑफ डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स। तो ऑब्जेक्टिव है डिफरेंट कॉमन लेबोरेटरी एनिमल्स की हम लर्न करेंगे हैंडलिंग टेक्निक्स, प्रिकॉशंस क्या होती हैं हैंडलिंग टेक्निक्स में, और डिफरेंट टर्म्स रिलेटेड विद द एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी, ठीक है, इन लैब। लास्ट जो आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 1 था उसमें मैं आपको थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ। जो हमने डिस्कस किया था ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस के बारे में था, और ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस में जब बात आई थी प्री क्लिनिकल स्टडीज़ की, तो आपको पता है प्री क्लिनिकल स्टडीज़ के बारे में मैंने आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया था, सिर्फ टर्म्स बताई थी इन वीवो, इन विट्रो और इन सिलिको। तो वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैं प्री क्लिनिकल ट्रायल आप देख सकते हैं। Preclinical trial is divided into in vivo method, in vitro and in silico. अच्छा, इन वीवो का मतलब मैंने आपको बताया था, इट मीन्स विद इन द लिविंग। इट रेफर्स टू एक्सपेरिमेंटेशन यूजिंग अ होल लिविंग एनिमल स्टडीज। तो होल लिविंग या इंटैक्ट एनिमल बॉडी होती है जिसमें हम ड्रग देते हैं इंट्राविनस रूट से या ओरल रूट से, और फिर हम उसके इफेक्ट देखते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ पे। एग्जाम्पल एनाल्जेसिक एक्टिविटी, एनाल्जेसिक है, एंटी एंजाइटी एक्टिविटी। अच्छा, एनाल्जेसिक एक्टिविटी का मतलब है पेन रिलीव करने के लिए या पेन कम करने के लिए जो हम एक्टिविटी या मेडिसिन देते हैं, उसके लिए हम इसमें पेन प्रोड्यूस करते हैं और फिर हम इसमें ड्रग दे के पेन को मेजर करते हैं। अच्छा, एंटी एंजाइटी जो है वो असेस करते हैं एंजाइटी के लिए। एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी में भी हम एनसेड्स देते हैं और इन्फ्लेमेशन को मेजर करते हैं। डिफरेंट मेथड्स हैं, ये आप नेक्स्ट सेमेस्टर में करने वाले हैं। और सीएनएस डिप्रेशन एक्टिविटी में भी हम जो है डिप्रेशन का मॉडल बनाते हैं और एंटाई डिप्रेसेंट जो है वो एडमिनिस्टर करते हैं एनिमल में। ये रैट और माउस दोनों में हो सकती है। इन विट्रो मेथड क्या है? इन विट्रो मेथड में जो हाईलाइट हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विद इन द ग्लास और आउटसाइड ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट मीन्स कि हमने एक एनिमल लिया, उसका एक ऑर्गन आइसोलेट किया, उस ऑर्गन के ऊपर हमने एक टेस्ट रन किया या ऐसे रन किया और उसके इफेक्ट्स देखे। फॉर एग्जांपल एंटाई स्पाज्मोटिक। अब इसमें क्या है कि हमने एनिमल से, या रैबिट हो गया, हमने इंटेस्टाइन निकाली उसकी और हमने कनेक्ट कर दिया एक इंस्ट्रूमेंट जैसे कायमोग्राफ है, और हमने कॉन्ट्रैक्शंस देखी, स्पाज्म नोट किए कि एसिटाइलकोलिन की एक्टिविटी, एसिटाइलकोलिन जो है जो कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करता है, हमने उसका इफेक्ट देखा। यहाँ पे मसल रिलैक्सन एक्टिविटी, ये भी हम देखते हैं मसल को जो है आइसोलेट करके फ्रॉग की बॉडी से, और इस तरह से हार्ट के ऊपर भी करते हैं। अच्छा, ये तो हो गया मतलब ऑर्गन्स के ऊपर काम, कि हमने ऑर्गन निकाला एनिमल से। लेकिन एक और चीज़ होती है विद इन द ग्लास, यहाँ पे एक बात हो रही है। इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि हम एनिमल से ऑर्गन निकाल के ही जो है स्टडी करते हैं। इन विट्रो में हम और बहुत सारी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर भी स्टडीज़ करते हैं जो कि ड्रग रिलेटेड या ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस में काम आती हैं या ड्रग डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल हमने कोई प्लांट है, हमें पता है कि उसकी कोई फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी है, लेकिन हमें नहीं पता उसके अंदर कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, ठीक है, तो वो हमने फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर एग्जांपल क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स यूज़ करते हैं। प्लांट के अंदर कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट या कौन से कंपाउंड्स पाए जाते हैं, अगर हम उसकी कोई एक्टिविटी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी करने जा रहे हैं, उसकी हम ड्रग बनाने जा रहे हैं आगे। अच्छा, इन सिलिको मेथड क्या है? ये हम कंप्यूटर बेस्ड या वाया कंप्यूटर सिमुलेशन टेक्निक हम यूज़ करते हैं। तो इन सिलिको का मतलब ये होता है कि हम कंप्यूटर पे हम मॉडल बनाते हैं। अब जो मॉडल होता है वो शायद रिसेप्टर, प्रोबेबली रिसेप्टर एक्टिविटी हो गई, या फिर जीन एक्सप्रेशन हम उस पर देख सकते हैं। हम उस पर टारगेट देखते हैं कि ये हमारे कंपाउंड से या जो हमारी ड्रग है उससे वो बाइंड होगा या नहीं होगा। दिस इज़ वेरी टारगेट स्पेसिफिक, ठीक है। तो हम ये इस पे देख रहे होते हैं। हमारी लेबोरेटरी में फार्माकोलॉजी में हम इन विवो मेथड ही करते हैं, क्योंकि इन विवो मेथड जो है उसकी एक अपनी इम्पोर्टेंस है। मैंने आपको बताया था क्यों इम्पोर्टेंट है और इन विवो मेथड हम क्यों करते हैं। एक तो इन विवो मेथड हम इसलिए करते हैं, नंबर 1 पॉइंट ये है कि ये कॉम्प्लेक्स डिजीज मैकेनिज्म में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये मैंने आपको एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में बताया था कि इन एनिमल स्टडीज़
का जो रोल है वो कॉम्प्लेक्स डिजीज मैकेनिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा सेकंड पॉइंट ये है कि क्यों इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ की ये रिक्वायरमेंट है। मतलब एनिमल स्टडीज़ के बगैर आप अपना डाटा सबमिट नहीं करा सकते न्यू ड्रग एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। तो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी में ये कंपनसेटरी है, ये बहुत मैंडेटरी है। अच्छा, अब मैं जो है आपके मैनुअल जो ये हैंड आउट है उसको रीड कर रही हूँ और साथ साथ एक्सप्लेन भी कर दूंगी ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो सके। तो अब इसमें लेबोरेटरी एनिमल्स के बारे में एनिमल मॉडल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इन एनी एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी। अच्छा, एनिमल मॉडल प्रेफर्ड फॉर द स्टडी मस्ट बी प्रोड्यूसिंग सिमिलर डिजीज प्रोफाइल एज इन ह्यूमन। तो ये बात तो आप समझ गए होंगे कि हम जो भी एनिमल मॉडल बनाते हैं हम इस तरह काम करते हैं कि कोई भी डिजीज जिसके बारे में हम रिसर्च करना चाहते हैं या स्टडी करना चाहते हैं वो डिजीज को हम एनिमल के अंदर इंड्यूस या प्रोड्यूस करवाते हैं, उसका मॉडल बनाते हैं। फिर उसमें हम वो मेडिसिन एडमिनिस्टर करते हैं, देते हैं ओरली या इंट्रावेनसली इंट्रापेरिटोनियली, ठीक है। वो आगे पढ़ लेंगे आप मेथड्स कौन कौन से हैं मेडिसिन देने के या ड्रग देने के। अब वो जो डिजीज है मैकेनिज्म इट शुड बी सिमिलर टू द ह्यूमन, मतलब साइन एंड सिम्टम एनिमल के सिमिलर होने चाहिए टू सम एक्सटेंट, ठीक है। ये बात हो रही है यहाँ पे। अच्छा, हेंस सूटेबल एनिमल मॉडल शुड बी सिलेक्टेड विद फॉलोइंग 3 मेन ऑब्जेक्टिव। हम जो एनिमल मॉडल सिलेक्ट करते हैं तो उनके लिए ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट अहम ऑब्जेक्टिव्स हैं। नंबर 1 है यूज ऑफ एनिमल फाइलोजेनेटिकली क्लोजर टू मैन। इसका मतलब ये है कि एनिमल जो भी हम चूज कर रहे हैं उसका जेनेटिक वाइज उसकी काफ़ी रिजेम्बलेंस होनी चाहिए। जैसे कि हम रोडेंट्स बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं, मैंने आपको बताया था माइस रैट्स, ये रोडेंट्स हैं। तो ये जो हैं ये जेनेटिकली काफ़ी क्लोजर हैं ह्यूमंस के इन दैट सेंस कि ये मैमल्स हैं फॉर नंबर 1। नंबर 2, दे डिलीवर लाइक ऑफस्प्रिंग। तो ह्यूमंस या मैमल्स, ह्यूमंस भी जो हैं वो भी मैमल्स हैं और वो भी डिलीवर करते हैं। तो ये जो रोडेंट्स होते हैं ये भी ऑफस्प्रिंग को डिलीवर करते हैं। इसके अलावा इनके ऑर्गन्स काफ़ी सिमिलर होते हैं ह्यूमन से, इनका नर्वस सिस्टम भी काफ़ी सिमिलर है, इनकी सर्कुलेटरी सिस्टम भी बहुत सिमिलर है। इवन इनके जो हार्मोन्स हैं, इनका स्ट्रेस साइकिल है, सारे हार्मोन्स का जो साइकिल है वो भी काफ़ी हद तक सिमिलर है। इन शॉर्ट इनकी एनाटमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री जो है वो बहुत सिमिलर है, ठीक है। एक पॉइंट देख लीजिए, यूज ऑफ एन एनिमल इन विच द प्रोसेस अंडर इन्वेस्टिगेशन इज एज क्लोज टू पॉसिबल इन दैट इन ह्यूमन। तो हम जो प्रोसेस अप्लाई करते हैं ह्यूमन में इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी भी ड्रग के, वो सिमिलर होना चाहिए। ये बात यहाँ पे यही हो रही है कि अगर हम जो मॉडल बनाएंगे वो अगर ह्यूमन से रिजेंबल करेगा तो इन्वेस्टिगेशन भी सिमिलर ही होगी। अच्छा, एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स जो हैं वो डिवाइड किए गए हैं 3 कैटेगरीज में। वो है रोडेंट्स, नॉन रोडेंट्स और मिसलेनियस। सबसे ज़्यादा मतलब 90% जो है वो रोडेंट्स यूज़ होते हैं और वो कौन कौन से हैं, माउस, रैट, गिनिपिग, गैरबिल, हैमस्टर। इसमें से बहुत ज़्यादा यूज़ और कॉमनली माउस और रैट होते हैं, ये बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होते, गिनिपिग बहुत कम होते हैं। नॉन रोडेंट्स में रैबिट सिर्फ यूज़ होते हैं रिसर्च में, तो बहुत कम होते हैं, मतलब अंडर ग्रेजुएट एजुकेशनल लेवल और स्टडी पर्पस के लिए रैबिट यूज़ होते हैं। रैबिट की हम एक्सपेरिमेंट करेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के, जिसमें हम आई के अंदर इंस्टिल करते हैं ड्रग, ठीक है। मायो उसमें हम मायोसिस और देखते हैं साइक्लोप्लेजिया। एनीवेज, तो ये मंकी, डॉग, कैट, पिग ये सब बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होते, ये एक रिसर्च पर्पस के लिए होते हैं यूज़। ये हायर एनिमल हैं, ये बहुत कॉस्टली हैं एनिमल्स और बहुत डिमांडिंग है। जैसे अगर कोई अभी वैक्सीन बनती है तो वैक्सीन के लिए मंकी या चिंपैंजी उस पे हम ड्रग एडमिनिस्टर करेंगे, और क्योंकि वो ऑब्वियसली वो हायर एनिमल हैं और वो ज़्यादा क्लोजर हैं, लेकिन ड्यू टू द एनिमल वेलफेयर रीज़न हम रोडेंट्स पर ही रहते हैं, मतलब ज़्यादातर अंडर ग्रेजुएट लेवल पे। लेकिन जब बात हो रही होती है कि क्लिनिकल ट्रायल से पहले उन्हें डाटा चाहिए, कोई न्यू ड्रग एप्लीकेशन सबमिट हो रही है, तो ज़्यादातर मंकी पे कर रहे होते हैं लोग, ठीक है। अच्छा, मिसलीनियस में फ्रॉग, पिजन, ज़ेब्राफिश, इसमें से फ्रॉग जो है वो भी
जस्ट फॉर द एजुकेशनल पर्पस हम ले रहे होते हैं। और फ्रॉग की हम मसल एक्टिविटी देख लेते हैं। ज़्यादातर हम इस पे इन विट्रो स्टडीज़ कर रहे होते हैं, इन वीवो नहीं करते हम। मतलब फ्रॉग को कोई खिलाते नहीं है या उसको कोई इंजेक्शन नहीं लगाते, लेकिन उसकी आइसोलेट करके ऑर्गन हम उस पर एक्टिविटी करके देखते हैं, लाइक उसका हार्ट देखते हैं। अच्छा, पीजन, ज़ेब्रा फिश, इसमें से जो चिकन भी यूज़ होता है, लेकिन ज़ेब्रा फिश ज़ेब्रा फिश ये अलग अलग नहीं है, इसमें कॉमन नहीं है, ठीक है। तो ज़ेब्रा फिश जो है वो एक फ़िश है और बहुत कॉमनली यूज़ होती है न्यूरोसाइंस में, और बहुत इमर्जिंग एक एनिमल कहूँगी, ठीक है। इमर्जिंग इस तरह से कि ये अभी कुछ सालों पहले ही मतलब ये डिस्कवर हुआ है कि ज़ेब्रा फिश पे बहुत अच्छा मॉडल बन सकता है न्यूरो साइंस में। तो न्यूरो डेवलपमेंट इसमें हम, या फिर जितनी भी डेवलपमेंटल स्टडीज़ होती हैं ऑफस्प्रिंग की, वो हम इस पे देख सकते हैं। वो ऐसे कि इसके जो एग्स होते हैं वो बहुत ट्रांसपेरेंट होते हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होते हैं, और बहुत ही मतलब कॉस्ट इफेक्टिव है इसकी जो रिप्रोडक्शन है। मतलब हम इसको कल्टीवेट आसानी से कर सकते हैं। जो चार्ट आप एक देख रहे हैं, मैं ऊपर कर देती हूँ जी। ये चार्ट जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ लेबोरेटरी एनिमल्स। अच्छा, ये हर एनिमल के बारे में है जो हम लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं। अब उसकी हमें पता होना चाहिए, लेबोरेटरी में जो एनिमल है उसकी जनरल इंफॉर्मेशन, कि वेट कितना होता है जनरली इसमें बताया गया है, लाइफ स्पैन हर एनिमल का कितना होता है, और ये जो लिखा हुआ है फ्लोर स्पेस, इसका मतलब है कि ये जो सारे एनिमल्स हैं कितनी स्पेस लेते हैं, मतलब इनका साइज़ कितना है, ठीक है। और ये हमें हेल्प करता है साइज़, कि हमें कितने बड़े केजेस चाहिए रखने के लिए इन एनिमल को, हाउसिंग के लिए। अच्छा, फूड इनटेक इनका ग्राम पर डे यहाँ पे ये मेंशन है हर एनिमल का, माउस, रैट, हैमस्टर एक्सेट्रा। वाटर इनटेक भी इनका पर डे के हिसाब से बताया हुआ है। अच्छा, वैसे जो है ये टर्म जो यूज़ होती है, एक टर्म यूज होती है एड लिबिटम, इसका मतलब है वाटर या फूड इनटेक अवेलेबल है फ्रीली एनिमल्स के लिए, ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। अच्छा, जेस्टेशन का मतलब आप सब जानते ही होंगे, जेस्टेशन का मतलब प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी कितने डेज की होती है। और एनिमल हाउस टेम्परेचर ये कांस्टेंट होता है थ्रू आउट, इतना ये देखें यहाँ पे बहुत कम वेरिएशन है कुछ एनिमल्स के लिए, रोडेंट्स के लिए ऑलमोस्ट सिमिलर है, और ये थ्रू आउट इसका जो है ये सिमिलर रहता है। ह्यूमिडिटी परसेंटेज में ये भी मेंशन है। इनका जो लाइट डार्क साइकिल है वो थ्रू आउट सेम रहता है पूरे साल। अच्छा, ये कुछ टर्म्स ज़रूर याद रख लीजिएगा, जैसे एड लिबिटियम का मैंने बताया था आपको। तो डैम्स किसको बोलते हैं, डैम्स कहते हैं प्रेग्नेंट रैट्स या माइस जो होती हैं। इसके अलावा डैम्स जो हैं वो लैक्टेटिंग, मतलब जो भी नर्सिंग रैट या माइस होती हैं फीमेल, उनको हम डैम्स बोलते हैं, ठीक है। पप्स कहते हैं बेबी रैट या माइस जो होते हैं उनको पप्स कहते हैं। और लिटर का मतलब होता है क्योंकि ये जो न्यू बॉर्न रैट्स और माइस होते हैं ये एक नहीं होता, ये 10 ग्रुप की फॉर्म में होते हैं। लाइक ये 10 हो गए, 9 हो गए या 11 हो गए, तो इनका जो साइज होता है वो ऐसे ही होता है और ये वेरी करता है। और ये ये जो लिटर साइज कहते हैं ना, ये हम मेंटेन करते हैं अगर हमारी स्टडी पप्स के ऊपर है या इनके ऑफस्प्रिंग के ऊपर है, या कोई डेवलपमेंटल स्टडीज है ड्यूरिंग जेस्टेशन है, या ठीक है आफ्टर मतलब पोस्ट नेटल है और या प्री नेटल है इसको कहते हैं, आफ्टर बर्थ। बहुत सारे लोग स्टडीज करते हैं ना, ऑटिज्म के इफेक्ट देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल ADHD डिसऑर्डर है, तो बहुत सारे डिसऑर्डर हैं जो कि न्यू बॉर्न में होते हैं, तो अगर उन पे स्टडीज करेंगे तो इन पे करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक और चार्ट है, ये है वाइटल पैरामीटर्स ऑफ डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल एनिमल। तो वाइटल पैरामीटर कौन कौन से होते हैं, टेम्परेचर, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और टोटल ब्लड वॉल्यूम, इसी तरह रेस्पिरेटरी रेट। अच्छा, ये हमें क्यों पता होना चाहिए वाइटल पैरामीटर्स, अगर हम कोई ऐसी ड्रग देख रहे हैं जैसे कि एंटीपायरेटिक है जो कि बुखार को कम करती है, तो हम उसमें टेम्परेचर हमें नॉर्मल से कंपेयर तो करेंगे ना, तो हमें पता होना चाहिए कि माउस में नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, रैट में अगर कर रहे हैं तो रैट में कितना होता है, इसी तरह से रैबिट और गिने पिग में। और अगर हार्ट में हम कर रहे हैं तो हम जो नॉर्मल है, कंट्रोल एनिमल होगा हमारा, जो नॉर्मल होगा उसको कुछ भी नहीं दिया होगा, जस्ट वाटर, या हमने कोई भी व्हीकल जिसके अंदर हमारी ड्रग डिजॉल्व होती है सिर्फ वो देते हैं, तो उससे हम कंपेयर करेंगे। दूसरा ट्रीटेड एनिमल होगा जिसमें हम मेडिसिन देंगे और उसमें हम वो जो डिजी है उसमें
वो बढ़ा हम जो है वो इंड्यूस कराएंगे। टेम्परेचर अगर है तो हम उसमें ऑब्वियसली फीवर करवाएंगे हम उसमें, जिसमें हम दवाई भी देंगे। और ब्लड प्रेशर, अगर हम कोई स्टडी ब्लड प्रेशर की कर रहे हैं, कोई ऐसी ड्रग देख रहे हैं, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देख रहे हैं, और या फिर हम देख रहे हैं रेस्पिरेटरी रेट, तो अगर कोई ड्रग जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम पे एक्ट कर रही है तो हम ये देखते हैं। अच्छा, मैं आपको ये दोबारा एक स्लाइड दिखा देती हूँ जिसमें कंट्रोल और ट्रीटेड की अगर मैंने आपको बात बताया नहीं है तो ये देख लीजिए। शायद मैंने आपको पिछले एक्सपेरिमेंट में बताया था, ये दोबारा देख लें। हमारे पास 3 ग्रुप होते हैं हर हर मतलब हर मॉडल में, हर एक्सपेरिमेंट जो हम रन कर रहे होते हैं उसमें 3 ग्रुप बनाते हैं। एक होता है रेफरेंस ग्रुप, जिसका दूसरा नाम है पॉजिटिव कंट्रोल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप वो है जिसमें हम व्हीकल देते हैं, जिसमें हमारी ड्रग या कंपाउंड या मेडिसिन डिसॉल्व की जाती है। इसको हम दूसरा नाम नेगेटिव कंट्रोल भी कहते हैं या प्लेन कंट्रोल कहते हैं। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो है जिसके अंदर हमने डिजीज या जिस चीज़ के लिए हम एक्टिविटी कर रहे हैं वो हमने इंड्यूस कराई है। अब इसमें हम ड्रग देंगे या मेडिसिन देंगे या कोई भी कंपाउंड जिसकी हम रिसर्च कर रहे हैं वो देंगे, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जैसे पहले दिखाया था उसका भी इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ये स्टेप इन्वॉल्व इन वीवो एवेल्युएशन मेथड। ये ब्रीफ आपको पता होना चाहिए कि हर एक्सपेरिमेंट में क्या क्या स्टेप होते हैं, जो कि हर ही एक्सपेरिमेंट में होते हैं फार्माकोलॉजी में, ठीक है, इन वीवो मेथड में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये आपको एक्सपेरिमेंट 1 में भी शायद ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, लेकिन इस तरीके से नहीं, ये एक चार्ट की फॉर्म में है तो ये बहुत छोटा सा है। पहले आपने एक्टिविटी या फिर पहले आपने ये डिसाइड कर लिया कि कौन सी ड्रग के बारे में आप जो है एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। या एंटीपायरेटिक है या ब्लड प्रेशर के लिए है, या फिर आप एनाल्जेसिक कर रहे हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी कर रहे हैं, ठीक है, जिस पर्पज़ के लिए भी कर रहे हैं वो आपने सिलेक्ट कर लिया। नंबर 2, सिलेक्शन ऑफ ड्रग या मेडिसिन या फाइटोकेमिकल। तो आपने दूसरे नंबर पे ड्रग सिलेक्ट की। सबसे पहले आपने ये देख लिया किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, कौन सी डिजीज है, मतलब पेन है, कोई इन्फ्लेमेशन है या फीवर है। अब उसके बाद आपने ड्रग सिलेक्ट की। इसके बाद आपने ये किया नंबर 3 पे, एनिमल मॉडल को सिलेक्ट कर लिया। एनिमल मॉडल को सिलेक्ट करने का मतलब है कि एनिमल मॉडल बहुत सारे होते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल देखिएगा आप, टेल फ्लिक या हॉट प्लेट। अब टेल फ्लिक एक मेथड है। अब इसमें क्या होता है कि एनिमल की जो टेल है, एनिमल को हम रेस्ट्रेन करके एनिमल की टेल को हम गरम हॉट प्लेट के ऊपर रखते हैं, या फिर मैनुअली हम उसको गर्म पानी में डालते हैं, और अगर उसे फील होगा गरम तो वो फ्लिक करेगा, ठीक है। किसी प्लेट के ऊपर एक प्लेट होती है जो कि हॉट होती है, उसके ऊपर उसकी टेल अगर जैसे ही मूव करेगी इसका मतलब है उसे फीलिंग आ रही है। लेकिन आपको पता है नोसिसेप्टर्स मौजूद हैं, और नोसिसेप्टर जहाँ पे मौजूद होंगे वहाँ पे ये होगा, सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी वहाँ पे। और नोसिसेप्टर अगर सेंसिटिव नहीं होंगे तो उसको पेन ही फील नहीं होगा, ठीक है। तो जिस मॉडल में हमने, जिस एनिमल में हमने दवाई दी भी होगी वहाँ पे उसे पेन फील नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे उसके रिसेप्टर्स जो हैं वो बहुत सेंसिटिविटी कम हो जाएगी उनकी। अच्छा, डिजाइनिंग ऑफ एक्सपेरिमेंटल प्रोटोकॉल विद एनिमल मॉडल, डोज रेजिमेन, डोजिंग रूट। अच्छा, ये क्या है, डिजाइनिंग ऑफ एक्सपेरिमेंटल प्रोटोकॉल। हम इसमें प्रोटोकॉल डिसाइड करेंगे पूरा 1 टू लेके मतलब A to Z पूरा, कि हम क्या क्या कर रहे हैं, कि डोज कितनी होगी। डोज रेजिमेन का मतलब है कितनी दफ़ा दिन में, 2 दफ़ा देनी है, 3 दफ़ा देनी है, 1 हफ्ते तक देनी है, ये डोज रेजिमेन होता है। डोजिंग रूट मतलब ओरली देनी है, इंट्रापेरिटोनियली देनी है, या फिर इनहेलेशन रूट से देनी है, या सबक्यूटेनियस रूट जैसे लिखा हुआ है वैसे देनी है। तो ये हो गया पूरा डिसाइड, हमारा प्रोटोकॉल इस तरह डिसाइड होता है। कितने दिन तक देनी है ये भी डिसाइड होता है उसमें। इवन ये भी लिखा होता है कि आप एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले एनिमल को यहाँ पे रखना, मतलब लैब के अंदर 1 घंटा पहले लाकर रखना ज़रूरी है, या नॉइज फ्री होना चाहिए लैब को, एनवायरनमेंट को, ये भी मेंशन होता है प्रोटोकॉल में। अच्छा, इसके बाद है, ये कितने हो गए, 5th है ये पॉइंट, डिजाइनिंग ऑफ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप विद एनिमल्स। अच्छा, इसमें एग्जाम्पल, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का मतलब ये है कि 3 ग्रुप ही होते हैं और ये सेम रहता है थ्रू आउट। एक रेफरेंस ग्रुप हो गया, ऑल्सो नोन एज पॉजिटिव कंट्रोल ग्रुप। सेकेंड
स्टैंडर्ड और रेफरेंस ग्रुप एक ही होता है। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप आपका वो तो ट्रीटेड ग्रुप कहलाता है, और प्लेन जो कंट्रोल होता है जिसमें हम कुछ भी नहीं देते या फिर हम प्लेन वाटर देते हैं, उसको हम नेगेटिव कंट्रोल ग्रुप भी कहते हैं। अच्छा, सेकंड लास्ट पॉइंट है सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस एनिमल को जो है हम अगर ज़रूरत है तो करेंगे, वरना नहीं करेंगे। अगर हमें उसके कोई ऑर्गन निकालने हैं और उस पर हमें कोई एक्टिविटी करनी है तो हम उसको सेक्रीफाइस करेंगे एनिमल को ह्यूमेन मैनर में, और फिर उसको ऑर्गन्स निकाल के उस पर एक्टिविटी करेंगे। प्लाज्मा हम रिमूव कर लेंगे एनिमल का, ब्लड निकालेंगे, उस पर हम एलाइजा मेथड अप्लाई करेंगे, एक्सेट्रा बहुत सारे मेथड्स हैं, मॉलिक्यूलर मेथड्स हैं। ठीक है। अच्छा, हिस्टोपैथोलॉजिकल, बायोकेमिकल, साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन। अब ये जो है हिस्टोपैथोलॉजिकल का मतलब है उसके ऑर्गन्स निकाल के उस पर हम देखते हैं कि उस पर कोई टॉक्सिसिटी आई है या फिर उस पर कोई ऑर्गन पे कोई इफेक्ट हुआ है, तो हम उसको अंडर द माइक्रोस्कोप देखते हैं। बायोकेमिकल पैरामीटर्स में हम प्लाज्मा यूजुअली या ब्लड ब्लड को हम सेपरेट करके उसमें से सीरम प्लाज्मा निकाल के उस पे हम देखते हैं अलग अलग हार्मोन्स की एक्टिविटी थ्रू डिफरेंट मेथड्स। बायोकेमिकल मेथड होते हैं ये, जैसे एलाइजा हो गया फॉर एग्जांपल। जो साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन या एवेल्युएशन, एग्जाम्पल जैसे लिखिए पॉ लिकिंग बिहेवियर। अगर किसी एनिमल को हम जो है उसके पाँव में कोई ऐसी दवाई देंगे जिससे उसका पाँव स्वेल कर जाता है तो वो बहुत लिक करेगा। आपने जैसे कैट में देखा होगा, चोट लगती है तो वो लिक करते हैं। तो ये साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उनके स्लाइवा के अंदर कोई ऐसी प्रॉपर्टीज़ हो, नॉट नेसेसरीली, लेकिन ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। अच्छा, सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर एक्सपेरिमेंटल एनिमल, अपने हैंड आउट की तरफ आ जाते हैं। तो जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि हर एनिमल जो है हर एक्सपेरिमेंट के लिए सूटेबल नहीं होता। इसका एक क्राइटेरिया है, अब वो क्राइटेरिया देख लेते हैं। नंबर 1 है साइज। स्मॉलर एनिमल्स आर प्रेफर्ड बिकॉज इजी टू हैंडल और लेस क्वांटिटी ऑफ ड्रग रिक्वायर्ड। ठीक है, ये बात तो आपको समझ आ गई होगी। स्मॉलर एनिमल्स में माइस सबसे छोटे होते हैं, फिर उससे थोड़े बड़े हमारे पास रैट्स होते हैं। बहुत ज़्यादा कॉमनली इस्तेमाल होते हैं क्योंकि कोई कॉस्ट इस पर बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होती है, और इजीली लैब में अवेलेबल होते हैं ये। और इस पर दूसरा ये है कि इनमें ना ड्रग बहुत कम यूज़ होती है। नंबर 2 है अवेलेबिलिटी। तो अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, जिन एनिमल्स आसानी से अवेलेबल हैं हमें वही यूज़ करने चाहिए। यहाँ पे फ्रॉग, रैट, रैबिट लिखा हुआ है। अब डॉग्स नॉट इजी टू हैंडल ऑफ कोर्स, लेकिन अगर कोई हैंडल कर सकता है तो दे मस्ट डू। इसके अलावा है सेंसिटिविटी। अच्छा, कुछ एनिमल्स जो हैं वो हर ड्रग के लिए सेंसिटिव नहीं होते। जैसे कि गिनी पिग जो है वो हिस्टामीन के लिए मतलब हिस्टामीन पे को अगर हम देख रहे हैं इफेक्ट हिस्टामीन का एनिमल पे, तो गिनी पिग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं इसमें। कुछ जो मॉडल्स होते हैं वो स्पेसिफिक टू स्पीशीज़ होते हैं। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था कि स्पीशीज़ और स्ट्रेन में क्या डिफरेंस होता है, उसमें प्लीज़ आप वो वीडियो देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे लिंक डाल दूँगी। अच्छा, स्पीशीज़ में यहाँ पे मेंशन है कि इन रैबिट्स इंट्रासेरिब्रोवेंट्रिकुलर इंजेक्शन ऑफ 5-HT इंड्यूसेस अ लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर, बट इन कैट इट इंड्यूसेस फीवर। तो इसका मतलब ये है कि 5-HT का जो इंजेक्शन है, जो सेरोटोनिन कहते हैं 5-HT, अगर हमें किसी एनिमल में फीवर की स्टडी करनी है तो कैट्स बहुत मतलब सूटेबल है, इंड्यूस कराता है फीवर। लेकिन अगर कैट्स अवेलेबल नहीं है तो 5-HT की जगह दूसरे भी कंपाउंड्स हैं जो कि इंड्यूस कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि 5-HT को नहीं लेना चाहिए फीवर के लिए। अगर हम प्रोड्यूस कराना चाहते हैं तो देयर आर अदर मेथड्स एज वेल, क्योंकि यहाँ पे बायसनेस आ जाएगी इस मेथड में। अच्छा, दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है इथाक्राइनिक एसिड एक कंपाउंड है, ऑलमोस्ट इनएक्टिव है रैट्स में, लेकिन हाई डोजेस में नहीं है, बट क्वाइट एक्टिव इन द डॉग। तो हमें डॉग यूज़ मतलब अगर कोई स्टडी इथाक्राइनिक एसिड पे कर रहा है तो वो डॉग यूज़ कर ले, लेकिन अवेलेबल नहीं है तो उसे हाई डोज देनी पड़ेगी रैट्स में। अब रैट्स में क्योंकि बायस्ड आएंगे रिजल्ट, इसलिए बेहतर होगा माउस या माइस चूज कर लिए जाएं। ठीक है, जिसमें भी कोई इफेक्ट आ रहा है जो कि बायस्ड रिजल्ट है, बेहतर है फिर एनिमल चेंज कर लिया जाए। Following the same dose of hexobarbitone per unit body weight, the average sleeping time of rat is about 7 times that of mice.
एंड इन द डॉग इट इफेक्ट लास्ट फॉर आवर। तो यहाँ पे ये बात हो रही है, हेक्सोबार्बिटोन जो है वो एक मतलब क्लास बार्बिट्यूरेट्स जो कि हाइप्नोटिक ड्रग्स कहलाई जाती हैं। हाइप्नोसिस का मतलब क्या होता है, जो कि नींद आवर होती हैं दवाइयाँ। अगर वो हम रैट्स में देते हैं, ये स्लीपिंग टाइम मतलब बहुत बढ़ा देती हैं माइस से ज़्यादा। इससे बेहतर है कि माइस पे स्टडी की जाए, क्योंकि रिजल्ट बहुत एग्जैजरेटेड आएगा रैट्स में, और हम समझेंगे कि हमारी दवाई काम कर रही है, तो ये बायस्ड हो जाएगा रिजल्ट। और डॉग में भी यही होगा कि बहुत एग्जैजरेटेड रिजल्ट आएगा, बढ़ के आएगा। तो इट अफेक्ट लास्ट फॉर आवर्स, मतलब स्लीपिंग टाइम बहुत बढ़ जाएगा ये नींद आवर दवा के लिए। Guinea pig and humans are 500 more times sensitive to histamine, अच्छा, देन आर रैट्स एंड माइस। तो अगर हिस्टामीन पे कोई स्टडी की जाती है तो रैट्स और माइस ही चूज करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है रैट्स और माइस इसके लिए। तो हमारे पास कोई फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट नहीं आएंगे, ठीक है, उससे बचने के लिए। अच्छा, अब यहाँ पे एक और बात लिखी है, हिस्टामीन पावरफुली कॉन्ट्रैक्ट करता है यूट्रस ऑफ गिनी पिग व्हाइल रिलैक्सेस इन रैट। तो एक और बात मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि अगर हमारी स्टडी में हमें कॉन्ट्रैक्शन चाहिए, अगर हमें प्रोड्यूस करानी है, अगर हमें मॉडल किसी चीज मॉडल बना रहे हैं ना हम यहाँ पे, तो अगर हमें इंड्यूस कराना है यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन, तो हम हिस्टामीन उसको दे देंगे गिनी पिग को। अगर रिलैक्सेशन करानी है तो हम रैट को दे देंगे। इसी तरह से स्ट्रॉन्गर हिस्टामीन जो है वो स्ट्रॉन्गर आर्टीरियोलर कंस्ट्रक्शन कराता है। इन कैट स्लाइड कंस्ट्रक्शन, वाइल इन डॉग मंकी एंड मैन आर्टीरियोलर डायरेशन। तो ये जो स्पीशीज हैं, यहाँ पे पॉइंट ये है कि हर स्पीशीज पे हर मेडिसिन का सेम इफेक्ट नहीं आता। तो ये स्पीशीज टू स्पीशीज वेरी करेगा, डिपेंडिंग कि आपकी स्टडी या आपको मॉडल किस चीज का बनाना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये पॉइंट। एक यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द रेड हार्ट इज नोन टू बी वेरी रेजिस्टेंट टू कार्डियक ग्लाइकोसाइड। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स जो हैं, जैसे डाइजॉक्सिन एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, ड्रग है जो कि कॉन्ट्रैक्शन कराती है हार्ट की। तो हार्ट जो रेड का जो हार्ट है वो रेजिस्टेंट है इस पे। रेजिस्टेंट का मतलब ये हुआ कि अगर हम एक नॉर्मली रैट को कार्डियक ग्लाइकोसाइड देंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर कोई ऐसा रैट होगा जिसका हार्ट में कोई भी डिस्फंक्शन होगा, उसको देंगे तो यस इट विल गोइंग टू अफेक्ट। तो हम इसका एक मॉडल बना सकते हैं। एलॉक्सन प्रोड्यूस डायबिटीज मेलिटस इन नंबर ऑफ स्पीशीज बट नॉट इन गिनी पिग। तो अगर हमें डायबिटीज मेलिटस की स्टडी करनी है तो हम रैट माइस हम कोई भी ले सकते हैं, लेकिन गिनी पिग नहीं लेंगे। Rabbits generally show symptoms following insulin when the blood sugar level is 45 mg/%, while dogs show symptoms। इसका मतलब ये बताने की कोशिश हो रही है यहाँ पे कि 18 mg पे भी जो है डॉग्स शो कर रहे हैं सिम्टम्स। तो डॉग्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है इंसुलिन के लिए कंपैरेटिवली टू रैबिट्स, ठीक है। इन शॉर्ट आपने ये बात याद रखनी है कि एवरी स्पीशीज इज नॉट मेड फॉर एवरी मॉडल, फॉर एवरी ड्रग या फॉर एनी एक्टिविटी। तो ये वेरी करता है। अच्छा, इसके बाद जो पॉइंट है वो है हाउसिंग रिक्वायरमेंट्स। हाउसिंग रिक्वायरमेंट्स, आइसोलेशन और ग्रुप हाउसिंग, इसके बारे में एक क्लिप है वो आप देख लीजिएगा, उसमें ज़्यादा समझ आ जाएगा कि एनिमल हाउसिंग हम किस तरह से करते हैं, क्या प्रोटोकॉल होते हैं। हाउसिंग को हम हस्बेंड्री भी बोलते हैं। ये इसकी एग्जाम्पल है, मतलब ये वो जगह है जहाँ पे एनिमल्स की हम ब्रीडिंग कराते हैं, उनकी रिप्रोडक्शन कराते हैं और उनको बढ़ाते हैं, कल्टीवेशन कराते हैं, ग्रुप्स की फॉर्म में रखते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल डोज ऑफ पेंटोबार्बिटोन, ये बार्बिटोन है, इसको प्लीज सही कर लीजिएगा, और फिनोबार्बिटोन विच प्रोड्यूसेस फुल हाइप्नोसिस इन आइसोलेटेड माइस, produces marked stimulation when the animals are grouped। अच्छा, पेंटोबार्बिटोन या फिर फिनोबार्बिटोन बार्बिटूरेट्स की एक क्लास है। बार्बिटूरेट्स वो क्लास है जो कि हाइप्नोसिस या स्लीप इंड्यूस प्रोड्यूस कराती है एनिमल के अंदर या किसी के अंदर भी। तो ये हाइप्नोसिस का मतलब यहाँ पे स्लीप मतलब स्लीप के बताया है, ठीक है, या ड्राउजीनेस बोल दें आप।
तो आइसोलेटेड माइस का मतलब ये है कि कोई माइस हमने वो एक केज में हमने एक ही रखा हुआ है, आइसोलेट किया हुआ है उसको अलग बिल्कुल। क्योंकि एनिमल जो ये जो रोडेंट्स होते हैं ये एक सोशल एनिमल है, मतलब ये ग्रुप की फॉर्म में रहता है। अगर इसको आप ग्रुप में नहीं रखिए तो इसका लाइफ स्पैन बहुत कम हो जाएगा, बहुत जल्दी इट विल गोइंग टू डाई, और इसमें डिप्रेशन प्रोड्यूस हो जाता है। जब हम एक डिप्रेशन का मॉडल बनाते हैं ना, किसी भी एनिमल में डिप्रेशन प्रोड्यूस कराते हैं, तो हम एनिमल को जो है एक अलग रख देते हैं केज के अंदर, उसके अंदर डिप्रेशन आ जाता है। फिर हम उसका ब्रेन निकाल के अगर हम उस पर एनालिसिस करें तो यकीनन जो डिप्रेशन के अंदर पैथोलॉजी होती है वही सेम उसके ब्रेन में हुई भी होगी, न्यूरोट्रांसमीटर कम हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, विच प्रोड्यूसेस, यहाँ पे बात हो रही है मार्क स्टिमुलेशन व्हेन द एनिमल आर ग्रुप। इसका मतलब बात यही है कि यहाँ पे फुल हाइप्नोसिस, अगर एनिमल को हम अलग से हमने आइसोलेट किया हुआ है तो उसमें वो हाइप्नोसिस मतलब ड्राउजीनेस पैदा करेगा, ये जो कंपाउंड है। लेकिन हम उसे ग्रुप में रखेंगे तो कोई ड्राउजीनेस नहीं होगी, बहुत स्टिमुलेशन होगी, मतलब उसका जाग जाएगा दिमाग। तो ये डिपेंड करता है कि हम आइसोलेशन में रख रहे हैं या ग्रुप में रख रहे हैं। और अगेन ये वैरी करता है ड्रग या कंपाउंड के ऊपर। हर कंपाउंड का इफेक्ट इस तरह नहीं होता है ग्रुप के ऊपर या आइसोलेशन। यूजुअली जो नर्वस सिस्टम पे ड्रग्स इफेक्ट कर रही होती हैं उनका ज़्यादातर सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे वो इस तरह के इफेक्ट्स प्रोड्यूस कराती हैं, ठीक है। अच्छा, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बिकम मोर रिस्पॉन्सिव टू आइसोप्रेनलिन इन सॉलिटरी हाउस्ड रैट कंपेयर टू ग्रुप हाउस रैट। इसका मतलब ये है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में जो है आइसोप्रेनलिन एक ड्रग है जो कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में यूज होती है। हार्ट रेट इंक्रीज कराती है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए है। और इसका इफेक्ट ज़्यादा बेहतर देखा गया है आइसोलेटेड या सॉलिटरी का मतलब होता है जो आइसोलेट अकेला, ठीक है, एनिमल हमने रखा हुआ है 6 to 8 वीक में हमने देखा। मतलब ये जो हम बता रहे हैं बातें कर रहे हैं ये लिटरेचर रिव्यू से हैं, मतलब ये एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म हो चुके हैं। हमने ये देखा कि इस ड्रग का इफेक्ट जो एनिमल को हमने आइसोलेट या अकेले रख के देखा था केज में, 6 to 8 वीक में इसका रिस्पॉन्स ज़्यादा बेटर था कंपेयर टू ग्रुप हाउस रैट, ठीक है। अब हम एनिमल्स देखते हैं कौन कौन से मोस्ट कॉमनली यूज एनिमल्स होते हैं। कॉमनली यूज एक्सपेरिमेंटल एनिमल, नंबर 1 है माउस, मस मस्कुलस। सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है वो है स्विस अल्बाइनो माइस, क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं और बहुत चीप होते हैं और इजीली हैंडल कर सकते हैं। तो ये शाय होते हैं, सोशल होते हैं और रात को जागने वाले। टेरिटरी का मतलब होता है कि एक ग्रुप्स में रहते हैं ये और टेरिटरी बना लेते हैं, मतलब एक जो है ना इनमें से डोमिनेंट होगा और बाकी सारे सब में से वो होंगे। तो एक जो डोमिनेंट होगा वो जो ऑर्डर देगा सबको फॉलो करना होगा। इस तरह से कोई टेरिटरीज बनती हैं, दे हैव देयर ओन लाइफ, लाइक दे आर एनिमल्स। तो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, अगर आप कभी देखेंगे तो इंशाल्लाह होपफुली हमारी लैब ओपन हो जाती है। और नॉक्टर्नल का मतलब होता है रात में जागते हैं ये लोग। अच्छा, सुइस अल्बाइनो माइस जो है ना ये कलर नहीं होता है इनके अंदर, और इनकी जो आइज होती है ना वो रेड होती हैं। कि वाई? क्योंकि पिगमेंट नहीं होता इसलिए ये ब्लड का कलर नजर आता है अंदर से आइज में से, आइरिस का। अच्छा, रेयरली अग्रेसिव व्हेन हैंडल्ड प्रॉपरली, मतलब एग्रेसिव बहुत कम होते हैं ये, डोसाइल ज़्यादा होते हैं। डोसाइल का मतलब होता है सबमिसिव, और जैसा मतलब कहेंगे आप वैसा मान लेंगे। अच्छा, एक्सपेरिमेंटल यूज़ देख लें, इसका ज़्यादा इतना वेट होता है अमूमन। एज जो होती है वो एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल की जाती है 2 मंथ्स, 2 महीने का एज बता रही हूँ। और कौन कौन सी स्टडीज़ के लिए कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है? टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज़, अक्यूट सब अक्यूट टॉक्सिसिटी। टेरोटोजेनिसिटी का मतलब होता है फीटस में कोई अब नॉर्मलिटी हो जाती है तो वो टेरोटोजेनिक ड्रग होती है, उसमें अगर हम देख रहे हैं। अच्छा, इंसुलिन का हम बायो एसे कर रहे हैं, मतलब हम क्या करते हैं, बायो एसे का मतलब होता है कोई भी ऑर्गन बाहर निकाल के उस पर कोई एक्टिविटी करें। तो इंसुलिन का मतलब है कि हम पैनक्रियाज को हम आइसोलेट करके हम चेक करते हैं इंसुलिन का इफेक्ट उस पर। अच्छा, एनाल्जेसिक एंड एंटी कन्वल्जेंट, स्क्रीनिंग उसकी। एंटी कन्वल्जेंट्स का मतलब जो सीजर्स हो गए, एपिलेप्सी के लिए एपिलेप्टिक डिसऑर्डर है जिसे मर्गी कहते हैं उर्दू में,
उसके लिए अगर हम देख रहे हैं, पेन के लिए अगर हम देख रहे हैं, और एंटी इन्फेक्टिव ड्रग है या कीमोथेरेपेटिक एजेंट है, मतलब एंटी बैक्टीरियल हो गई, एंटी वायरल स्टडी हो गई, एंटी फंगल हो गई, ये सब कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स हो गए। और कैंसर रिसर्च में भी यूज़ होता है ये, सीएनएस के मॉडल्स भी बनते हैं इसके, मोस्टली बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है। अच्छा, रेस्ट्रेनिंग ऑफ माउस, आप इसमें देखिएगा किस तरह से रेस्ट्रेनिंग का मतलब है आप मूवमेंट इसकी किस तरह से रिस्ट्रिक्ट करेंगे। ये हो गया हेडिंग, देखिएगा इसकी, ठीक है। रेस्ट्रेनिंग ऑफ माउस, इसमें एक मेथड लिखा हुआ है किस तरह से आप एनिमल की हैंडलिंग करेंगे। और जी, इसके ये कंटिन्यू हो रहा है पूरा। अच्छा, ये इंजेक्शंस हो गए। अच्छा, ये जो है ये पूरा मेथड है इसमें मेंशन, अगर आप इसको पढ़ेंगे बहुत ही आसान अंग्रेजी में है ये। और मैं जो हूँ इसका अभी आपको दिखा रही हूँ क्लिप, ठीक है।